हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर 2021-22, इससे संभावित प्रश्नों को हम आज देखेंगे, ठीक है ना। और जो यहाँ पर हम लोग लगभग 20 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और जो कि 90% से 95% तक संभावना है कि यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो फंस सकता है। बात समझ रहे हो आप? तो आइए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। उसमें दिया गया पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 की मूलों का गुणनफल होगा, जिसे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 0, दूसरा 4/3 और तीसरा आपका -4/3 और चौथा आपका -3/4। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। आप जानते हो कि आपका समीकरण क्या दिया गया, 3x² - 4x बराबर 0, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कि a बराबर 3 है और b बराबर -4 और c बराबर कुछ नहीं तो 0। अब आपको एक बात पता होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax² + bx + c, ठीक है, बराबर 0। अगर इससे आप इसकी कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर 0। अब आपसे पूछ रहे हैं मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल का मतलब ये होता है, फार्मूला होता है आपका मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c/a। अब आप देखो c क्या है, 0, a का मान क्या है, 3, और किसी भी संख्या से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं उसका मान क्या होता है, 0। यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है, समझ रहे हैं। इसमें का दूसरा प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा स्वअभाज्य संख्याओं का युग्म है। स्वअभाज्य संख्या पहले देखते हैं। स्वअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या का अगर एचसीएफ निकाले, उसका एचसीएफ अगर 1 हो, हम उसको बोलते हैं स्वअभाज्य संख्या। तो आइए हम इसमें चेक करेंगे। दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 14 और 35 देख रहे हैं, तो 2 से 14 और 5 से 35, 7 5 35। ये तो हमारे ख्याल से स्वअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 तो होगा नहीं। तो हम इसमें दूसरा देखते हैं, 18 और 25। 18 का मान और ये क्या दिया है, 25। तो 18 का अगर हम फैक्टर लिखें तो ये होगा 1 × 2 × इसके बाद क्या होगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 25 का देखें तो 1 × 5 × 5। हम इसमें देख रहे हैं इसका एक उभयनिष्ठ 1 ही है, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1, यानी कि उभयनिष्ठ का क्या होगा, 1। हम लिखेंगे कि इसमें कौन ऑप्शन सही है, 18 का 25। यही वो ऐसी संख्या है जो स्वअभाज्य संख्याओं का योग है। अगला प्रश्न में दे रहा है समरूप त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है। तो समरूप त्रिभुज आप लोग अगर पढ़े होंगे कोचिंग या कभी स्कूल भी गए होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि समरूप त्रिभुज की विशेषताएं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और साथ ही संगत कोण दोनों आपस में क्या बराबर, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होती है, दूसरा दिया संगत कोण बराबर होते हैं, और तीसरा दिया उपयुक्त में से दोनों, मतलब 1 और 2, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। चौथा प्रश्न होगा आपका cos 60 अंश × cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश × sin 30 अंश का मान होगा, जैसे इसमें 4 विकल्प दिया, 0, दूसरा है √3/2, तीसरा 1/2 और चौथा है 1। आइए हम देखते हैं इसमें कौन सही होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो cos 60 का मान कितना होता है, √3/2 और cos 30 का मान कितना होता है, 1/2। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 और sin 30 का मान कितना होगा, 1/2। अब ये क्या होगा, √3 × 4, ये √3 × 4। अब ये प्लस माइनस से कट जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हमको आपका सही, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पांचवा दिया है sin 25 अंश कोण cos 65 अंश, फिर प्लस दिया है cos 25 अंश × sin 65 अंश का मान क्या होगा। इसमें दिया 1 √3/2, 0 1/2। हम देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, sin 25, ठीक है ना, और ये दिया cos 65। अगर हम
काश को साइन की फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं मतलब साइन 25 इंटू ये आपका हो जाएगा काश 90 अंश माइनस 65 प्लस काश 25 इंटू साइन 90 अंश माइनस ये आपका होगा 65 अंश। बात समझ रहे हो आप? इसको अब क्या लिख सकते हैं हम? साइन 25 इंटू ये होगा आपका क्या हो जाएगा? ये काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन आपका हो जाएगा क्या है आपका 65 अंश। क्या होगा? 65 अंश। और ये आपका हो जाएगा काश 25 माइनस काश 65 अंश। बात समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस काश स्क्वायर 25। आप जानते हो एक चीज, एक सर्वसमी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा की जगह कितना है? 25 है, तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 1। आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है। 6वां प्रश्न है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। पहला ऑप्शन दिया है -4, 0, दूसरा दिया है 0, -4, तीसरा है -4, -4 और चौथा है आपका 4, -4। आइए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखाखंड के मतलब दो बिंदुओं के बीच के रेखाखंड निकालने के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब आपको ये पता करना होगा इन बिंदुओं में कौन x1 है कौन x2 है। तो ये आपका x1 है y1 है, x2 है y2 है। अब आप यहाँ पर उसके मान को रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू x1 की जब कितना -8, x2 की जब 0/2, इसका मान कितना होगा -4, x बराबर -4। ठीक है। इधर देखेंगे तो y इज इक्वल टू y1 का मान क्या है 0 प्लस y2 का मान -8 y कितना 2, 2 4 4 8, तो y का ये मान कितना गया -4। वो बिंदु आपका क्या हो जाएगा -4, -4। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है। बड़ी शानदार प्रश्न है, इसको देखो ध्यान से। दिया गया आपका द्विघात समीकरण, तो आपका द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है। हमसे पूछ रहा विविधकर। आपको पता होगा विविधकर को बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेट। आप डिस्क्रिमिनेट बताने के लिए सबसे पहले आपको इसकी तुलना करनी पड़ती है। आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर कितना 0। ये क्या होता है? समीकरण नंबर 2। ये क्या है आपका? द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र है। ठीक है ना। ये आपको 2 नंबर में आएगा और 100% है ये क्या आ रहा है। बात समझ रहे हो आप? तो 2x² - 4x + 3 = 0। इसकी तुलना किससे करेंगे? द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र से। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से अगर इसकी तुलना करोगे, यहाँ पे लिख देना आप तुलना करने पर। ठीक है। जब तुलना करोगे तो आपको मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर कितना मिलेगा 3। ठीक है। अब आपको पता होगा कि विविधकर निकालने के लिए सूत्र होता है d बराबर
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका विविधकर निकालने का फार्मूला होता है। तो डी बराबर बी का मान क्या दिया देखो आप -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान क्या दिया है 2 और सी का मान क्या दे रखा है 3। आप देख रहे हो यहाँ पर ये होगा आपका 16 4 8 तरीके 24। अगर 16 में से 24 घटाएंगे तो घटेगा नहीं। 24 में 16 निकालेंगे कितना होगा -8। तो डी का मान क्या आ गया -8। तो ये आपका विविधकर निकल गया। विविधकर तो निकाल दिया लेकिन फिर इसमें कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है आपने एक चीज पढ़ा होगा कि यदि डी का मान 0 से छोटा हो यानी कि डी इज लेस देन 0 तब वह जो मूल होता है वह काल्पनिक होता है। क्या होता है काल्पनिक होता है। यानी कि काल्पनिक मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। बात समझ रहे हो। और ये लिखना बहुत आवश्यक है क्योंकि आपको 2 नंबर में है या तो 3 नंबर में या तो 2 नंबर में नहीं तो 3 नंबर में आ सकता है। अगर 3 नंबर में है तो 1.5 नंबर आपको यहाँ तक मिलेगा और सिर्फ 1.5 नंबर इस चीज को लिखने के लिए मिलेगा। बात समझ रहे हो आप। तो आप यहाँ तक इसको करेंगे ठीक है ना। 8वां प्रश्न यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। देखिए आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आपको आते हैं प्रश्न एग्जाम में तो कैसे उसको हल करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर यह क्या दे रखा है 15 काट ए बराबर 8 ठीक है ना। हम इस 15 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आप जानते हो कि कॉट का व्युत्क्रम होता है 10 ए ये इसका उल्टा हो जाएगा 15/8। बात समझ रहे हो। हमसे पूछ रहे साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। हम सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल खींचेंगे ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में ये आपका थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है लंब और जहाँ 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है कोण और ये क्या होता है आपका आधार। समझ रहे हैं। ये 10 ए बराबर 15/8 दिया है। तो 15/8 का मतलब 10 का फार्मूला होता है लाल बटा कक्का से आप पता कर सकते हैं। ये होता है साइन का ये होता है कॉस का और ये होता है 10 का लंब बटा आधार। यह देखो 15 कितना है 8। अब हम कोण का मान ज्ञात करें तो कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने क्या कहा कि कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ रहे हो। तो लंब का मतलब क्या हो गया BC तो BC का स्क्वायर। अब आधार का मान तो आपको निकालना ही है सॉरी कोण का मान निकालना है तो AC का स्क्वायर। AB का मान दे रखा है 8 का स्क्वायर। BC का मान दिया 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम तो AC का स्क्वायर बराबर ये 64 हो जाएगा और ये होगा 225। बात समझ रहे हो। या AC बराबर होता है √64 प्लस 225 स्क्वायर करें क्या हो जाएगा रूट। तो AC का मान हो जाएगा 64 में अगर 225 जोड़ते हो तो होगा 289। बात समझ रहे हो। और आपको पता होगा कि 289 किसका वर्गमूल है 17 का यानी कि कोण का मान आ गया 17। अब आपसे पूछ रहा था साइन ए तो साइन ए का मतलब ये हुआ कि लंब बटा कोण। लंब बटा क्या हुआ कोण। तो लंब का मान आपने क्या लिखा 15 और कोण का मान आपने क्या निकाला अभी 17 यानी कि साइन ए का मान कितना हो गया 15। सेक ए का मान पूछ रहा है तो सेक ए बराबर क्या होता है देखिए यहाँ से लाल बटा कक्का। तो ये साइन हो गया ये कास ये टेन। तो कास का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। तो कोण बटा आधार क्या होगा कोण बटा आधार ठीक है ना। तो कोण का मान अभी आपने निकाला 17 और आधार क्या दे रखा है 8 यानी कि सेक ए का मान क्या हो जाएगा 17/18। अगला प्रश्न कर रहा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289
वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि दिया है, ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में आ रहा है, ऐसे प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जब 3 नंबर में पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, और दिया क्या है उसको आप नोट करिए। तो दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है 121 वर्ग सेंटीमीटर व 289 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे समरूप त्रिभुज का, ठीक है ना। यह ए है, यह बी, यह सी। सिमिलर ऐसे भी हो जाएगा, ये पी, यह क्यू, ये आर, ठीक है ना। अब आप देखो क्या कर रहा है, इसका एरिया 121 वर्ग सेंटीमीटर, इसका कितना है 289 वर्ग सेंटीमीटर। हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, भुजाओं का अनुपात, और ये भुजाओं का अनुपात किसके बराबर, तो ए सी बटा पी आर, इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही डी सी का स्क्वायर डी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी सभी भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ से देखो एरिया ऑफ ए बी सी कह रहा है कि क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब पहले जो त्रिभुज है उसका क्या एरिया 121 वर्ग सेंटीमीटर, और बटा दूसरे वाला कितना है 289 वर्ग सेंटीमीटर, और ये क्या होगा ए बी और बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब तो एक ही जैसे है ना, बराबर ही है उसका। आप जानते हो 121 को हम लिख सकते हैं 11 और 289 को लिख सकते हैं क्या 17 का होल स्क्वायर, बराबर कितना ए बी बटे कितना पी क्यू, ये इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ए बी बटा पी क्यू का जो अनुपात होगा वो 11 बटा 17 हो जाएगा, और सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। हाँ। देखिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका ज्ञात है, जब भी माध्यिका से प्रश्न आता है तो 3 से 4 नंबर में, 3 से 4 नंबर में आएगा आपसे, ठीक है ना। आप सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया है माध्य, तो माध्य क्या दे रखा है 16, फिर आपका दे रखा है बहुलक, बहुलक कितना दिया है 13, हमसे पूछ रहा है माध्यिका, क्या पूछ रहा है माध्यिका, क्या पूछ रहा है माध्यिका, माध्यिका ही पूछ रहा है हमसे, माध्यिका क्या कीजिए, ठीक है ना। आपको एक चीज पता होगा कि बहुलक जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें आपको एक फार्मूला दिखाया होगा, बहुलक बराबर 2 गुणे माध्यिका, 2 गुणे माध्य माइनस 3 गुणे, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2 गुणे माध्यिका, 2 गुणे माध्यिका माइनस 3 गुणे माध्य, तो बहुलक की जगह पे क्या लिखेंगे 13, 2 गुणे माध्य, माध्यिका आपको नहीं पता है, माध्यिका को मान लो x, 3 गुणे माध्य आपको पता है 16, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होगा 13 इज इक्वल टू 2x माइनस 16 दिया 48, 16 दिया कितना होता है 48, ठीक है ना। इसको आप इधर लेके आओ, तो 13 प्लस का 48 बराबर कितना हो गया 2x, जोड़ेंगे तो 8 नहीं 4 1 5 1 6, कहीं हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग देखो यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है, संभवतः यहाँ हम लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ होता है 3 गुणे माध्यिका और 2 गुणे माध्य, बात समझ रहे हो आप लोग, होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 3x माइनस 3 गुणे x माइनस 2 गुणे 13 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 3x, और यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका 16 32, ठीक है ना। यहाँ आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ लोग मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है ना। ये आपका ये 32 प्लस में इधर क्या हुआ माइनस, माइनस में इधर क्या हुआ प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3 2 5 और 4 है, और ये क्या हो गया 3x, ये गुणा में इधर क्या हुआ भाग, x इज इक्वल टू 45/3,
आपका माध्यिका कितना हो जाएगा 15। देखोगे आप, अतः माध्यिका कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 यह है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आप समझ लीजिए। ठीक है ना, यह आपको 3 से 4 नंबर में आएगा। ठीक है, जो क्या कर रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो आप क्या करोगे, देखोगे आप, माना √3 एक परिमेय संख्या है, आप स्वतंत्र हैं, मान सकते हैं मैथ में कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब ये बताओ, जब ये परिमेय संख्या है तो आप किसको इसको किसके रूप में लिख सकते हो, अर्थात √3 इज इक्वल टू p/q के रूप में। और p/q का शर्त क्या होता है कि जो p/q के रूप में हो, परिमेय संख्या उससे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, और साथ ही p व q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक और इसका शर्त होता है कि p व q दोनों का जो HCF होगा वह 1 होना चाहिए, सअभाज्य होना चाहिए। बात समझा? अगर इन तीनों कंडीशन को यह फॉलो करेगा तब तो ये परिमेय संख्या है। अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। आप देखो ध्यान से इसको। ठीक है ना, इसके नीचे 1 मान लोगे तो ये क्या होगा, √3 × q इज इक्वल टू p। बात समझ रहे हो? लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये होगा √3 q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ये क्या होगा, √3 कट जाएगा तो 3 × q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। यानी आप इसको ढंग से लिखोगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। बात समझ रहे हो? अब इससे आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कहोगे अतः p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। आज जब ये p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p भी 3 से विभाज्य होगा, p भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद की कंडीशन में क्या करें, आपको स्टेप वाइज याद रखना होगा। ठीक है, आप लिखोगे अब p बराबर 3r, माना p बराबर 3r। ठीक है ना, पुनः इसको लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे नीचे ही कर देते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का होल स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9r का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, लिखोगे क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे p स्क्वायर 9 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 9 से विभाज्य है, तो p भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, और एक बात समझो, जब ये p स्क्वायर 9 से विभाजित है, p भी 9 से विभाज्य होगी। जब 9 से विभाज्य होगी तो इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF तो 1 के बराबर नहीं होगा ना, इसका HCF 1 के बराबर नहीं होगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ रहे हो? कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² माइनस का 7x माइनस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, देखिए ये भी आपके 3 नंबर में प्रश्न आएंगे। ठीक है, कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्व, दिया है 6x² माइनस का 7x, फिर आपका हो जाएगा माइनस 5 बराबर 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे। ठीक है, चूंकि यह द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना करोगे आप द्विघात समीकरण से। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इसको मान लोगे आप समीकरण नंबर 2। लिखोगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना आप इसका करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a बराबर 6 मिल जाएगा, b बराबर -7 मिल जाएगा और c बराबर -5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके, तो आप यहाँ पे स्पष्ट लिखोगे द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से। और द्विघातीय सूत्र का आपको पता होगा कि x = माइनस का 20 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा कितना होता है? 2a होता है। ठीक है, क्या होता है? 2a। यहाँ देखो x = माइनस b माइनस 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 6 और c का मान क्या हो जाएगा? -5 बटा कितना? 2 इंटू a का मान 6 है। अगर इसको आप हल करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 7 प्लस माइनस √7 49 और माइनस प्लस 6 चौको 24 बच्चे कितना होता है? 120 बटा के 12। इसको और आप हल करोगे तो क्या होगा? 7 प्लस माइनस ये होगा 120 में अगर 49 जोड़ते हैं तो 169 बटा कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद आप लिखोगे x = 7 प्लस माइनस √169 किसका वर्गमूल है? आप सभी जानते हैं 13 का है। ठीक है ना, प्लस माइनस 13, ये कितना हो जाएगा? 12। ये होगा आपका x = यहाँ अब ये हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे आप एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लोगे तो x = 7 प्लस का 13 बटा कितना? 12। तो 7 में 12 जोड़ोगे बाबू, सॉरी 7 में 13 जोड़ोगे कितना होगा? 20 हो जाएगा बटा कितना? 12। ये होगा 5 चौको 20, सॉरी 4 25 20, 4 25 20 और 4 3 12। एक्स का मान कितना हो गया? 5 बटा 3। ठीक है ना, पुनः एक बार लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लोगे तो x = 7 माइनस का 13 बटा कितना? 12, माइनस का 6 बटा 12, 6 कम 6 14 12, तो x = -1/2, यानी x के 2 मान आ गए। यानी कि लिखोगे अतः x बराबर 5/3 का मान -1/2 और यही आपका उत्तर हो जाएगा।